बस एक ही मुद्दा है, हम आपको बिजली पानी फ्री देते हैं। ये क्या मुद्दा हुआ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ये फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को इलाज मिले। और उनकी प्रॉब्लम को क्या समझेंगे? अगर उन लोगों के पास पहुंच भी जाते हैं तो वो ये कह देते हैं ये मेरी मिनिस्ट्री में नहीं आता, ये इसके अंदर कार्य आता है, आप वहाँ जाइए, एक लेटर लिख के दे देंगे। उस लेटर को कौन एंटरटेन करता है? 80% को तो एंटरटेन ही नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। 2024 का चुनाव बेहद करीब आ गया है। इसी सिलसिले में हम आज एडवोकेट विवेक वर्मा जी के घर आए हुए हैं, जिनसे बातचीत करेंगे 2024 के चुनाव पे। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही साथ 2024 में ये चांदनी चौक क्षेत्र से एमपी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, नमस्कार। पहले आप कितने साल से इस जो एडवोकेट के पेशे में कितने साल से आप काम कर रहे हैं? जी, लगभग मुझे 7 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। और इससे पहले मैं बिज़नेस कंसल्टेंट था इंडिया में, और साथ साथ में मेरे दूसरे भी पेशे रहे हैं, जिसमें मैंने शेयर मार्केट में एडवाइज़र का भी काम किया है, करेंसी मार्केट में भी एडवाइज़र का काम किया है, और साथ साथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर चुका हूँ इंडिया में। तो अचानक से राजनीति में आने का ख्याल कहाँ से आया? देखिए, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक उम्र का पड़ाव आता है, और जिस तरह से मैंने ज़िंदगी बिताई है उस हिसाब से अब मैं उस उम्र के पड़ाव के ऊपर हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ करना था। अपने लिए मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। तो मैंने सोचा कि अभी तक मैं सोशल वर्कर के रूप में काम करता रहा हूँ पब्लिक की सेवा के लिए, लेकिन अब मुझे सही ढंग से काम करना चाहिए, और वो सारा सही ढंग से काम तभी हो सकता है अगर मैं पावर में रह के काम करूँ। तभी मैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे आना चाहिए, और इसीलिए मैं डायरेक्ट ही एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ आपके चांदनी चौक सीट से उम्मीदवार के रूप में, जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा। मैंने अभी किसी पार्टी को, किसी का भी सपोर्ट लेने की कोई इच्छा नहीं रखी है। निर्दलीय लड़ने का कारण, किसी पार्टी से अप्रोच क्यों नहीं किया, या किसी पार्टी से टिकट लेने का प्रयास क्यों नहीं किया? उसका एक ही मेन कारण है। उसका मेन कारण ये है कि जितनी भी आपकी पार्टीज़ होती हैं वो लोग पैसे काफ़ी लेते हैं टिकट के नाम पर, जो कि एक गलत चीज़ है, और साथ में खर्चा उनका लोग काफ़ी करवाते हैं। और जितना भी चुनाव का ये कार्य होता है वो आखिर के 30 दिन के अंदर किया जाता है, जब वो टिकट किसी को दे देते हैं। मैं बेसिकली एक नए कैंडिडेट के रूप में आ रहा हूँ, लोग मुझे अभी कम जानते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे अगर 10-11 महीने पहले काम शुरू करूँगा, लोगों से मिलूँगा, तो थोड़ी मेरी भी आइडेंटिटी लोगों के सामने उजागर होगी। और इसीलिए मैंने यही सोचा कि मुझे निर्दलीय के रूप में आना चाहिए। अब फॉरेन कंट्री के अंदर भी चुनाव लड़े जाते हैं, वो डायरेक्ट मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। तो जब डायरेक्ट डीलिंग करते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो उसी सोच और उम्मीद के मुताबिक मैंने ये निर्णय लिया कि कम से कम खर्चे के ऊपर चुनाव लड़ूं, ताकि मेरे पर भी बोझ ना आए और ना ही मैं भारत के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर भी बोझ का कारण बनूं। अननेसेसरी किसी से पैसे लेना और चुनाव पे खर्चा करना भी गलत है। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि कम से कम खर्चे में, जो मैं खुद सोच के चल रहा हूँ कि केवल 2 से 4 लाख का ही खर्चा करूँगा, और इन 11 महीने का मैं टोटल खर्च के रूप में लूँगा। और इसके अंदर मैं पर्सनली, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस लोगों से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अब तक लगभग 32,000 लोगों से मिल चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 6.25 महीने अभी बाकी हैं, अप्रैल मई में चुनाव होते हैं 2024 में, तो मैं पूरी भरसक प्रयास करूंगा कि कम से कम 3 लाख लोगों से खुद जाके मिलूं, और उनके परिवार के 2 या 3 सदस्य भी अगर मिल जाएं तो 6 से 9 लाख के लोगों से तो कम से कम मिल ही पाऊंगा इस हिसाब से। तो इसीलिए मैंने निर्दलीय के रूप में ही लड़ना बेहतर अपने आप को समझा, बजाय किसी पार्टी की सपोर्ट लेके लड़ने के। तो आप अपने परिवार में पहले ऐसे सदस्य जो राजनीति में आ रहे हैं, या पहले भी कोई राजनीति में आ चुका है आपके परिवार से? देखिए, मेरे परिवार से ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो राजनीति में पहले आया हो। हाँ, मेरी जो माँ थी, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ था
उस समय काफ़ी सेवा की थी, जो लोग माइग्रेट होके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, उन्हीं का मेन उदाहरण है। और उन्होंने सोशल वर्क किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने गवर्नमेंट से ऐसी कोई ग्रांट नहीं ली, कोई पेंशन स्कीम नहीं ली, सब कुछ उसको छोड़ दिया और केवल सेवा का भाव रखा, और काफ़ी टाइम तक उन्होंने सेवा की थी। तो वो चीज़ें भी मेरे दिमाग में बचपन से ये समाई हुई थी, और मैंने यही निर्णय लिया कि मुझे कुछ करना चाहिए इस देश के लिए, और उसी को करने के लिए ही मैं ये चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ। चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं आप। चांदनी चौक भारत ही नहीं पूरे विश्व में माना जाना क्षेत्र है। क्या लगता है कितना मुश्किल होगा, कितना अलग होगा चांदनी चौक से चुनाव लड़ना एक एमपी के रूप में? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित प्रश्न है, क्योंकि चांदनी चौक की सीट हिंदुस्तान की मेन सीट है। देश की आज़ादी में चांदनी चौक का लेना देना बहुत रहा है, और पिछले चुनावों को अगर ध्यान से समझा जाए तो लगभग 15.5-16 लाख के आसपास वोटर थे इस एरिया के अंदर, और जो टोटल वोटेज इसमें जो वोटिंग भी हुई है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास वोटिंग हुई थी, जिसमें मेरे ख्याल से जो चुनाव व्यक्ति जीते थे यहाँ से लोकसभा का, उनको लगभग 3.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। मैं मानता हूँ कि इसमें मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, और मैं कड़ी मेहनत से पीछे कभी नहीं हटा। इसीलिए बचपन से ही एक अंदर से एक हिम्मत रही है कि कभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर का भी काम किया, मैंने मेडिकल लाइन में भी 16 साल बिताए, फिर एज ए कंसल्टेंट भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली लगभग 15 साल काम किया बिज़नेस के अंदर। अब मैं एक लीगल बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और लीगल लिटिगेशंस देखता हूँ, क्योंकि मैं जो बिज़नेस के अंदर जो कंसल्टेंट थे उसका भी मुझे तजुर्बा मिला, तो वो क्लाइंट्स मेरे लीगल आइडेंटिटी के हिसाब से मेरे साथ जुड़ गए। ऐसे ही मैं शेयर मार्केट में भी काम कर चुका हुआ हूँ, करेंसी मार्केट में भी कर चुका हुआ हूँ, एज एन इकनॉमिस्ट यू कैन से, क्योंकि इकनॉमी हमारा सब्जेक्ट होता है। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी मैनेजमेंट के अंदर, LLB भी हमारा इकनॉमी इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तजुर्बा रहा है, उस हिसाब से काम किया है। तो मैंने यही सोचा कि बेसिकली कि मैं खुद कर सकता हूँ ये सब काम, अकेले भी कर सकता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे लोगों की सपोर्ट काफ़ी मिलेगी, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से लिंक हूँ वो लीगल फ्रेटर्निटी कहलाती है, और लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रही है। और लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर एलाइड सर्विस भी आती हैं, कोर्ट्स के लोग आते हैं, हल्का हल्का पुलिस के लोग भी उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप चलिए, हम आपके साथ हैं और आपको पूरी फेवर करेंगे। और उसके साथ साथ मैं जनरल पब्लिक से मिल रहा हूँ और फेस टू फेस मिल रहा हूँ। पब्लिक भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रूप में ले रही है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, अब मैं इतना अपने आप को समझदार तो नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय के रूप में आ रहा है, क्योंकि पहले उनका यही प्रश्न होता था कि कोई व्यक्ति निर्दलीय के रूप में कोई अच्छा है तो हम पार्टी से हट के उस व्यक्ति को वोट दें। तो आज वो इस रूप में जब मुझे ले रहे हैं, मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% लोगों ने मुझे, मेरे खुद के सर्वे ने, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, कह रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा लोगों से, और अगर ऊपर वाले की दया रही तो शायद मैं चुनाव जीतूँ भी। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। आप बता रहे थे लगभग 30,000 लोगों से आप फेस टू फेस विजिट किए, चांदनी चौक के क्षेत्र में मिले। क्या लगता है चांदनी चौक क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, जो अभी तमाम अलग अलग पार्टियां आई अलग अलग चुनाव में, किस चीज़ की कमी है जो कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई? जनता के बीच किस चीज़ की समस्या है? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, और सबसे बड़ा तो अगर हम मुद्दा लें तो 15.5-16 लाख के आसपास अगर वोटर भी थे पिछली बार के हिसाब से, अगर उनके बच्चों को भी मिला दिया जाए जो अभी वोट देने की स्थिति में नहीं है, 18 साल से कम हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 30-35 लाख की जनसंख्या है। डेंस एरिया है ये काफ़ी, और विस्तृत एरिया भी है। आपका शालीमार बाग, पीतमपुरा से लेके पश्चिम बिहार तक फैला हुआ है, और इधर मिंटो रोड ITO से शुरू होकर के सिविल लाइन कवर करता हुआ आज़ादपुर, आदर्श नगर तक फैला हुआ एरिया, विस्तृत एरिया है।
इसमें आपका त्रिनगर से लेकर अशोक विहार का एरिया पूरा कवर करते हुए रानी बाग, शकूर बस्ती को भी ये टच कर रहा है। तो काफ़ी बड़ा है और प्रॉब्लम बहुत हैं। आज तक जितनी भी पार्टी आई है, मैंने महसूस किया है अपने टोटल एक्सपीरियंस में, तो मैंने ये महसूस किया है कि जितना भी कार्य कराया जाता है वो केवल आखिर के 6 से लेकर 12 महीने में ही कराया जाता है चुनावों के अंदर, जबकि ये उनका नित्य का कर्म है कि आपको डे टू डे काम करना ही करना है, चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य जीत के आया हो लोकसभा से। लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोकसभा के अंदर लोग जा कर के मिलते भी नहीं हैं लोगों से जीतने के बाद, और उनकी प्रॉब्लम को क्या समझेंगे। अगर उन लोगों के पास पहुंच भी जाते हैं तो वो ये कह देते हैं ये मेरी मिनिस्ट्री में नहीं आता, ये इसके अंदर कार्य आता है, आप वहाँ जाइए, एक लेटर लिख के दे देंगे। उस लेटर को कौन एंटरटेन करता है? 80% को तो एंटरटेन ही नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम अगर आप ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखी जाए तो कितनी प्रॉब्लम रही हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, कितना डेंस दिल्ली है एरिया। रोड्स की कैपेसिटी क्या है, रोड्स के ऊपर काम कितने होते हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं आपकी मेजॉरिटी जगह मिल जाएंगी आपको दिल्ली के अंदर। 2 साल 3 साल में एक बार सड़क बनाई जाती है। बिजली और पानी के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं यहाँ पे कि हम आपको 100-200 यूनिट फ्री दे देंगे, हम आपके लिए पानी फ्री कर देंगे। क्या पब्लिक को सिर्फ बिजली और पानी की ज़रूरत है? कभी इस बारे में कि लोगों ने सोचा कि वो अब बच्चे को पढ़ाना हो और कहे जी हम आप इतने लाख खर्च कर देंगे हमारे बच्चे को पुलिस में भर्ती करा दो, टीचर्स की नौकरी दिला दो, इसी पे 420 के इतने केसेस बनते हैं, काम तो होते नहीं। अगर होते भी हैं तो वो अपने बच्चों को पहले ही करप्टेड बना रहे हैं। तो करप्शन तो अच्छी बात नहीं है। उसी ढंग से जब आप चुनाव में पैसा इतना खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, कहाँ से आता है? और कहते हैं जी सारा का सारा लिमिट 10 लाख के अंदर खर्चा करना, कोई करता तो है नहीं। तो पैसा कहाँ से आया? और फिर अगर पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो लगाते क्यों नहीं? आप मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं देते हैं, दवाइयाँ अच्छी कंपनियों की नहीं मिलती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ये फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को इलाज मिले, पर वहाँ पे भी भेद है कि दिल्ली से बाहर से लोग आए हैं, उनको एंटरटेन नहीं करना, उनको दवाई नहीं देनी, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, एक्सरे से लेकर के MRI तक की। इवन हॉस्पिटल में भी आपको हैरानी होगी कि पंत हॉस्पिटल में भी MRI मशीन इतने साल ख़राब पड़ी रही, मुझे इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ी, इवन अच्छी अच्छी पार्टियों के पास जाना पड़ा, 4 साल लगे, 3 साल, जो मुझे बाद में पता लगा कि नई मशीन लगाई गई जो इस समय रूलिंग पार्टी है दिल्ली के अंदर। ऐसा क्यों? पब्लिक को बेनिफिट क्यों नहीं? जानबूझ के बेसिकली प्राइवेट कंपनियों को जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उनको फैसिलिटी दे देना कि वहाँ से जाके टेस्ट करा लो। कमीशन आती है क्या? लेकिन रूलिंग पार्टी तो हेल्थ पे काफ़ी प्रचार प्रसार करती है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हो गई। मतलब एक कहीं ना कहीं ये पूरा एजेंडा है चुनाव का हेल्थ को लेके। देखिए, अगर ये हेल्थ को लेके मुद्दा है तो जो दवाइयाँ हैं वो एक लोकल दिल्ली की मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां जो ये लाइसेंस के अंदर दूसरी कंपनियों से बनवाते हैं वो क्यों दी जाती हैं? उनकी इफेक्टिवनेस पूरी क्यों नहीं होती? इंस्ट्रूमेंट जो लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट आपके डायग्नोस्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके लिए भी टेस्ट के अंदर पूरा मिल नहीं पाता। अब थायराइड ग्लैंड के टेस्ट कराओ तो T3, T4, TSH का होता है, उसकी फैसिलिटी कई हॉस्पिटल में कहते हैं किट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही आपके CBC के टेस्ट होते हैं तो CBC के अंदर पूरे टेस्ट नहीं करके दिए जाते। ऐसे ही अगर क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी फंक्शन टेस्ट की प्रॉब्लम है, यूरिया की प्रॉब्लम है, या उसके अंदर विस्तृत जो टेस्ट होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। लीवर के अंदर भी इवन आप देखें तो पूरे के पूरे टेस्ट किसी रूप में नहीं किए जाते हैं। मशीनें भी जो हैं, डॉपलर मशीनें हों चाहे एक्सरे की मशीनें हों, डिजिटल नहीं हैं, पुरानी हैं। क्यों? 5-5, 10-10, 20-20 साल पुरानी। क्या नई मशीनें ली जा सकती हैं? ऐसे लेडीज़ के लिए एमरजेंसी के लिए कितनी ज़रूरत होती है आपके अल्ट्रासाउंड मशीन्स की, वो भी आपकी 2D 3D वगैरह सब नहीं अवेलेबल है, लेटेस्ट सब पुरानी है। MRI CTG हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, पर उनको दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है क्योंकि मशीन्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स के अंदर भी पेशे में ये देखा गया है कि टेम्परेरी डॉक्टरों की भर्ती है, परमानेंट डॉक्टर नहीं है, जिससे डॉक्टर्स को तनख्वाह कम मिलती है, गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ता है। जबकि ये ज़िंदगी बचाने का प्रोफेशन है, इसके अंदर परमानेंट सर्विस होनी चाहिए। यही स्कूलों का हाल है।
उसमें एजुकेशन सर्विस के अंदर परमानेंट टीचर होने चाहिए, टेम्परेरी नहीं होने चाहिए, कम सैलरी बेस नहीं होना चाहिए। इसमें ठेका देने का क्या मतलब है किसी ठेकेदार को? इसी तरह दूसरी सर्विस के अंदर भी यही हाल है। ऐसे ही जो हमारा प्रोफेशन है लीगल फ्रेटर्निटी, उसके अंदर भी पूरी सही ढंग से सहूलियत वकीलों को नहीं मिल पाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान, कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, वकीलों को होता है। अब वकीलों को नुकसान होगा तो कोई सोचता है कि बेसिकली उनका घर का बार कैसे चलेगा अगर तनख्वाह नहीं आएगी, कमाई नहीं कमा पाएंगे, उनकी है क्या, उनकी प्रैक्टिस है। और अगर कोरोना जैसी डिजीज़ आ गई है तो उनको 1-1, 2-2 साल तक कोर्टें जिस ढंग से बंद रहीं या उनको चलाया भी गया डिजिटली किसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्या वो प्रॉपर चलाया जा सका? नहीं चलाया जा सका। तो लीगल फ्रेटर्निटी, मेडिकल एलाइड फ्रेटर्निटी, एजुकेशन से रिलेटेड फ्रेटर्निटी सब में दिखते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट बताती है भाषणबाजी में जो बातें कहती हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो हकीकत कुछ अलग ही है। उस लेवल से जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। ये मुझे नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं बीएससी मेडिकल हूँ, मैंने मेडिकल लाइन में 16.5 साल नौकरी की है। इसी तरह ही मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन है मैनेजमेंट के अंदर, तो मुझे मालूम है कि कौन सी दिक्कत हिंदुस्तान में फाइनेंस के मामले में या ग्रोथ के मामले में, जीडीपी के मामले में, इन्फ्लेशंस के मामले में कहाँ दिक्कत क्यों आ रही है। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस भी किए हैं, मैंने शेयर मार्केट का भी तजुर्बा किया है, करेंसी मार्केट का भी किया है, प्रेशियस मेटल से लेकर कमोडिटी मार्केट में भी मैंने काम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो बातें कही जाती हैं वैसी प्रैक्टिकली नहीं होती। अब सबसे बड़ा मुद्दा देख लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड ही, आपने दिल्ली का चांदनी चौक का मुद्दा उठाया कि क्या फैसिलिटी नहीं दी जा रही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन क्या इसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट के हिसाब से, उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से कोई चीज़ें उठाई गई? सिक्योरिटी भी अच्छी नहीं है दिल्ली के अंदर, और चांदनी चौक की सीट में भी ये कॉमन प्रॉब्लम है। एक चांदनी चौक को इतने सालों तक, अभी एक पार्टी ने 10 साल रही, अब जाके थोड़ा सा चांदनी चौक की शक्ल थोड़ी सी निखरी है। लेकिन क्या दूसरे जो इतने एरिया 17 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, क्या उस पार्टी ने उसको उठाने की कोशिश की, उसकी डेवलपमेंट कराने की कोशिश की? नहीं। बस एक ही मुद्दा है, हम आपको बिजली पानी फ्री देते हैं। ये क्या मुद्दा हुआ? क्या नौकरियां दिलवाई गई प्रॉपरली? टेम्परेरी बेस के अंदर लोग मुकदमे डाल रहे हैं, एजुकेशन के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर, लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर कोई हेल्प नहीं है। वहाँ पे भी मेडिकल इंश्योरेंस दे दी जाती है 5 लाख पे भी, उस पर भी ये किया जाता है कि एनसीआर से रिलेटेड लोग रहते हैं उनको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जब वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली की बार में रजिस्टर्ड है, तो उनका भी मेडिकल इंश्योरेंस में नाम आना चाहिए ना, पर उनको नहीं दी जाती फैसिलिटी। तो ये भेदभाव क्यों? इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए मैंने बेसिकली जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, घोषणा पत्र, उसके अंदर मैंने साफ लिखा है कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर लोगों ने जिताया, तो मैं मेडिकल लाइन को बदल देना चाहता हूँ और सारी की सारी फैसिलिटीज़, ये फालतू की ये 5 लाख की जो पॉलिसीज़ हैं, घोषणाएं हैं, क्या फ़ायदा मिलता है? 1-2 बार बीमार होता है, सारे हॉस्पिटल आपस में मिले होते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के साथ। एक व्यक्ति की बीमारी पे 1 लाख से लेकर 4 लाख एक ही बार में खर्च कर दिया जाता है। तो 5 लाख में एक परिवार 1 साल तक क्या ट्रीटमेंट कराएगा? तो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हर चीज़ फैसिलिटीज़ फ्री होनी चाहिए। मैं इसका प्रयास करूंगा सरकार पर और अपोजिट पार्टीज़ के ऊपर दबाव डाल के, अगर मैं जीत करके चांदनी चौक से आता हूं तो उनको बताऊंगा कि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी ज़रूरी है एक जनरल पब्लिक के लिए, जो किसी उम्मीद से जाती है कि हमारा पैसा भी हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि जितना अर्निंग होनी चाहिए लोगों के पास उतनी अर्निंग है नहीं है। फ्री भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एजेंसीज हैं, वहाँ पे सर्विसेज भी उतनी अच्छी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस सर्विस को ही उम्मीद के अंदर मैं डेवलपमेंट का कार्य करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा सरकार पर, और साथ में अपोजिट पार्टी पे दबाव डाल के उनको समझा करके कि ये पूरे हिंदुस्तान में फैसिलिटी मिलनी चाहिए, केवल चांदनी चौक के लोगों के लिए नहीं। कारण वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, और जब भारतीय हैं तो भारतीयों का हक है, जैसे बोलने का हक है, समझने का हक है, सांस लेने का हक है, कम्युनिकेशन का हक है, सारे धर्मों को मानने का हक है, तो मेडिकल का भी हक है उनको ये सारी चीज़ें फ्री में मिलनी चाहिए। उनको अच्छी से अच्छी कंपनी की दवाइयाँ मिलनी चाहिए, चाहे जेनरिक्स हो लेकिन अच्छी कंपनी की, ना कि लोकल कंपनी की। हर हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर एक छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट भी डायग्नोस्टिक का अवेलेबल होना चाहिए
1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के अंदर सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। क्यों नहीं ये नए दिला सकते? एक अल्ट्रासाउंड की मशीन इतनी सस्ती मिलती है, क्यों नहीं एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए अलग, प्रेगनेंसीज के लिए अलग और दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए अलग डिपार्टमेंट को दे दी जाए? अब होता क्या है कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, और पेशेंट अगर किसी ऑड आवर्स में आके इमरजेंसी में एडमिट होता है और प्रेगनेंसी वार्ड में बच्चे की डिलीवरी के लिए आता है, उसको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना पड़ता है। उसके कारण बच्चा उल्टा हो जाता है या किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? यह न्याय क्यों? क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सरे लेटेस्ट डिजिटल मशीन होनी चाहिए। क्यों प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाए? क्यों प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के दिया जाए, इनके टेस्ट किए जाएँ? अगर गवर्नमेंट के पास होंगे तो मेजॉरिटी मरीज जिनको ये टेस्ट चाहिए उनको बिना किसी रिक्वेस्ट के सबको ये टेस्ट फ्री मिलेंगे। MRI CT हर हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, ये हक है। पेट स्कैन मशीन भी होनी चाहिए। कैंसर जिस ढंग से इंडिया में फैल रहा है, पेट स्कैन मशीन्स आर नॉट अवेलेबल, जो कि गलत है। उसके साथ डॉक्टर्स परमानेंट रिक्रूट होने चाहिए, टीचर्स परमानेंट रिक्रूट होने चाहिए। उसी तरह वकील भी एक ऐसी कौम है जिसके अंदर परमानेंट हर चीज़ें और मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिलनी चाहिए, ताकि उन लोगों का भी काम मिलने का पूरा हक बने, भविष्य में काम बढ़ाने का उनको हक मिले, उनका भी परिवार है, उनको भी रोटी खाने को मिले। बिल्कुल, ये हो गई मैनिफेस्टो की बात, चांदनी चौक की समस्याओं की बात। उसके साथ दूसरी चीज़ें दूसरी चीज़ों के अंदर जो मेरा मैनिफेस्टो के अंदर काम रहेगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को कई बार स्पेकुलेटिव रूप में दिखाया जाता है। एक्चुअल में ग्रोथ क्या होना चाहिए जो कम है, और ये ग्रोथ को कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आयात पर निर्भरता ज़्यादा है, निर्यात पर निर्भरता बहुत कम है। हमें निर्यात बढ़ाना चाहिए, आयात को कम से कम कर देना चाहिए। हमें इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहिए, हमें डिफेंस पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप नए हालात देख रहे हैं जो इजराइल के अंदर लड़ाई चल रही है, जो अभी आप यूक्रेन और रशिया को देख रहे हैं जो हाल चल रहा है। हम लोगों के सारा का सारा इंपोर्ट होकर के रशिया से ये सामान आया हुआ है, चाहे टैंक उठा के देख लें या कुछ भी उठा के देख लें। अब क्या है, जो हाल रशियन टैंक्स का हुआ है, क्या हम उसमें प्रोटेक्शन नहीं ले सकते कि जो हमने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो रॉकेट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम हमने बनाए हैं, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल की लड़ाई के अंदर इनको उड़ा दिया जाता है और ये इतने कॉस्टली अफेयर्स हैं। तो एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, हमारे खुद हिंदुस्तान पे खुद निर्भरता होनी चाहिए हमारे साइंटिस्ट को कि इन चीज़ों को डेवलप करके इनको दें और निर्भरता लोगों पे कम करें, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर किसका नुकसान होगा? पब्लिक का ना। बिल्कुल। और हम नहीं चाहते, और मैं यही चाहता हूँ कि रोज़गार कैसे कहते हैं, रोज़गार कैसे बढ़ेगा? रोज़गार बढ़ेगा, आप पहले एग्रीकल्चर को सहारा दीजिए। एग्रीकल्चर को जितना आप सहारा देंगे, जितना आप बिजली पानी उनको फ्री देंगे, फर्टिलाइज़र उनको प्रोवाइड कराएंगे, और एग्रीकल्चर गवर्नमेंट को खुद खरीदनी चाहिए बजाय कि प्राइवेट सेक्टर को परचेज करके देने के लिए, और खुद इनको अपने डिपार्टमेंट बनाने चाहिए परचेज के, जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी विद इन 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर होनी चाहिए किसानों के लिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि सारी की सारी गवर्नमेंट खुद फसल खरीदे और फिर प्राइवेट सेक्टर को दे एक पर्टिकुलर कमीशन के ऊपर। ये कारण है कि जो 18 से 22 रुपए किलो आटा था, आज की डेट में 35 से लेके 45 रुपए किलो बिक रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये फसलों को खुद नहीं खरीद के रखते, जानबूझ करके पानी डाल करके, जानबूझ करके अवेलेबिलिटी ना हो दिखा करके उनको फसलों को जला दिया जाता है, या फसलों को ख़राब करके बिस्कुट फैक्ट्रियों को ऑक्शन कर दिया जाता है। ये करप्शन है। अब वापस से 2024 के चुनाव पर आते हैं, और आपसे सवाल ये रहेगा कि आपको क्या लगता है ये जो अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है INDIA, उस पर क्या विचार है आपके? क्या सोचते हैं आप उस अलायंस के बारे में? एक तो उनकी सोच देखिए कितनी छोटी है। दे आर नॉट ब्रॉड माइंडेड पीपल, वेरी नैरो मेंटेलिटी। कारण एक इंडिया जो हमारा इतना बड़ा नाम था, वो देश का नाम था। अगर किसी कारण से, हम शुरू से भारत भी कह लेते हैं और भारतवासी भी कहते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी भी कहते हैं, अगर किसी कारण से सरकार ने उसका नाम भारत रख दिया तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसको नाम इंडिया लेकर के ये सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे इलेक्शन। बहुत छोटी सोच है, सकारात्मक सोच नहीं है। और जो व्यक्ति आज तक सही ढंग से राज्य नहीं सही ढंग से चला पा रहे, पुरानी सरकारें उन्होंने सही ढंग से नहीं बनाई, अब बताइए उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर पब्लिक बेवकूफ़ी करके उनको जिता देगी तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएंगे? मुझे आज भी याद है कि कांग्रेस के टाइम के अंदर 22 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा था, जब ये दूसरी अपोजिशन पार्टी जो इस समय राज कर रही है आई थी।
आज हमारे पास $600 बिलियन के आसपास पैसा है रिजर्व के अंदर, और डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट और भी बढ़ सकती थी, लेकिन कुछ काम करने वाले लोग सिर्फ 10% हैं, 90% तो काम करते ही नहीं। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ या सरकार में चले जाओ। और ऊपर से कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिससे लोगों का जो पूंजी उनके पास होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। अब बताइए, मुझे दुख होता है कि जो पीछे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, इन्होंने अरुण जेटली की बात कर रहे हैं जी, तो उठा करके 10 लाख की लिमिट लगा दी। और अब जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उस लिमिट को भी ख़त्म कर दिया। लोग पैसा जोड़ेंगे कहाँ से? और ऊपर से फिर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा दिया। अब हिंदुस्तान तो पहले ही एक एफडी पे डिपेंडेंट कंट्री रहा है। अगर वो एफडीओं के ऊपर, शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप टैक्स लगा देंगे और डिविडेंड पे भी टैक्स छूट आपने ख़त्म कर दी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर लगा दिया उसके ऊपर, इसका मतलब आप लोगों की सोच कितनी छोटी है। उसको ब्रॉड बनाइए। ये चीज़ें गलत हैं। अगर मैं आता हूं तो मैं गवर्नमेंट को समझाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा अपोजिशन पार्टी को भी कि ये चीज़ें गलत हैं, इनको दोबारा से उसी तरह वापस लेके जाएं ताकि हिंदुस्तान के लोग कुछ ग्रोथ कर पाएं। लोग गरीब हैं हिंदुस्तान में, 80% लोग गरीब हैं, सही ढंग से अमीर नहीं है अभी। दे आर लोअर और लोअर मिडिल क्लास पीपल, नॉट मिडिल स्टैंडर्ड पीपल। उनके लिए टैक्स, उनके लिए हर चीज़ में रिबेट होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, और साथ में जो पैसा उनका जोड़ने का सिस्टम है, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट में करें, एफडीज़ के ऊपर करें या शेयर मार्केट में करें, वो डिविडेंड पे टैक्स नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ख़त्म होना चाहिए। ये अन्याय है जो मेरी नज़र में है। 24 में इलेक्शन है, आप भी निर्दल खड़े होंगे, अपोजिशन में बीजेपी, कांग्रेस, और काफ़ी टाइम से पैटर्न आ रहा है कि 2014 से लगातार डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे एमपी थे बीजेपी से, उससे पहले 2 साल लगातार 2004 से 2009 तक, और फिर 14 तक कपिल सिब्बल कांग्रेस से। तो ये पैटर्न चला आ रहा है कांग्रेस बीजेपी। तो क्या लगता है 24 में ये पैटर्न टूटेगा, आप इलेक्ट हो रहे हैं, या क्या कुछ होगा जनता के मन में? कितना मुश्किल रहेगा, कितना अलग रहेगा, क्या कुछ रहेगा चांदनी चौक? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पब्लिक को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, देश की जनता को, कि लोकसभा एक अलग चुनाव है एज़ कम्पेयर टू एमएलए या काउंसलर्स के। कारण ये है कि लोकसभा के अंदर जो मेन 3 काम होते हैं, काम तो बहुत तेरे हैं, लेकिन 3 काम होते हैं। उसमें एक काम होता है कानून बनाना, दूसरा काम होता है कानून में बदलाव करना, जिसे अमेंडमेंट कहा जाता है, तीसरा है कि फाइनेंस बिल से रिलेटेड सिस्टम को सही ढंग से काम करना, जिसके अंदर फाइनेंस जो रिकवरी, जो आपकी टैक्सेस के रूप में टैक्स की कलेक्शंस आ रही है, चाहे जीएसटी से आए, चाहे कस्टम एक्साइज से आए, चाहे आपके इनकम टैक्स से आए, उसको बराबर हिंदुस्तान की नीड्स यानी आवश्यकता के मुताबिक, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक, किसी कैलामिटीज़ के अंदर क्या करना है, डेवलपमेंट कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, उसे सही रूप से सही अनुपात में देना, ये मॉरल ड्यूटी है एक लोकसभा सांसद की। तो एक ये काम चूंकि लिंक्ड है कानून से, तो मैं एक कानून का व्यक्ति हूँ और फाइनेंस से भी रिलेटेड है। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैनेजमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा भी है, बीएससी मेडिकल भी रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि कानून की नज़र के नाते मुझे एक एडवोकेट के नाते लोगों को जिताना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का कार्य एक एडवोकेट ज़्यादा हैंडल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर, इंजीनियर, एक पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या एक स्कूल एजुकेशन व्यक्ति से। तो कृपया लोग इस चीज़ को समझें और मेरे जैसे व्यक्ति को जिताएं, ताकि मैं हिंदुस्तान की डेवलपमेंट कुछ करा सकूं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से, उस काम को मैं सही डायरेक्शन में कर सकता हूं। चांदनी चौक क्षेत्र में अभी 2014 से अब तक डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ से सांसद रहे हैं, उससे पहले 10 साल कपिल सिब्बल कांग्रेस से। किसका जो कार्यकाल था आपको बढ़िया लगा, अभी वाला बीजेपी का कार्यकाल या कांग्रेस वाला कार्यकाल? किसके कार्यकाल में आपको लगा कि कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है, ये नेता, इस नेता ने कुछ काम किया है? देखिए, बुरा मत मानिएगा, कपिल सिब्बल जी की आपने पहले बात की, जो पहले रहे हैं, ठीक है, वो भी वकील थे मेरी तरह, सीनियर वकील हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ। हमारे लिए एक अच्छे, हमें मानसिक रूप से सोच का
एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो एक शुरू से पॉलिटिशियन रहे हैं। और जो व्यक्ति पॉलिटिशियन रहा है और किसी पार्टी से लिंक शुरू से ही रहा है, उसकी मेंटालिटी वैसी ही बन जाती है, वो एक जन सेवक। शुरुआत के अंदर ये स्टोरी आपकी लगभग 1986 से लेके 87-88 के बीच में है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्या जीतने के बाद उन्होंने पब्लिक को, जनता को कुछ समय देने की कोशिश की सिवाय अपने ऑफिस में बुला करके? नहीं। एक जीतने के बाद जो हम लोगों को फंड मिलता है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ चांदनी चौक क्षेत्र की बात नहीं है, मुझे लगता है दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में समस्या है कि जब सांसद हुआ या कोई विधायक हुआ, चुनाव जीतने के बाद विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे चुनाव के टाइम तो घर घर जाके जनता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समस्याओं पर बातचीत होती है, लेकिन चुनाव के बाद ये समस्या है। क्यों? क्योंकि जो राजनेता होते हैं चुनाव जीतते ही गायब, विलुप्त। आप सही कह रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। कारण पब्लिक जानती भी है लेकिन अनजान है। वो केवल पार्टी के नाम पर वोट देती है। आप पार्टी की सनक से थोड़ा सा बाहर आइए ना, एक निर्दलीय उम्मीदवार को देखिए ना कि उसके अंदर क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो समझदार भी है या नहीं है। उससे फेस टू फेस बात करिए। अगर वो फेस टू फेस आपसे मिलता है तो उसको फिर वोट दीजिए ना, ताकि वो आपसे आकर के दोबारा संपर्क करे। जब वो आप लोगों से आके शुरू में नहीं मिला, आखिरी के 20-30 दिनों में काम किया और पैसे के बलबूते पे काम किया, जो आप ही लोगों ने लगा करके उसकी हेल्प की गलत तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति आप लोगों के क्या काम आएंगे और वो क्या देश के लिए सही ढंग से काम करेंगे? इस देश को सही ढंग से चलाने के लिए केवल 10% ही लोग हैं। हिंदुस्तान ये राम भरोसे चल रहा है, राम के नाम पे वोट, और राम भरोसे ही चलता है कि सब ठीक, भगवान भली करेंगे। ये गलत चीज़ है। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, क्रिश्चियन के लिए उनके भगवान ईसा मसीह सबके हैं, और गुरु नानक जी भी सभी के लिए, और जैन धर्म के हिसाब से भी सबके हैं। मैं सबसे बड़े धर्म को एक को ही मानता हूँ, क्योंकि कोई तो सुपर पावर है, वो है इंसानियत की। और वो सुपर पावर कौन है? वो केवल एक है, जिसे गॉड सब लोग कहते हैं। उनके नाम, उनके विचार, उनकी विभक्ति, उनको डिवाइड कर दिया गया लोगों के दिमाग से, क्योंकि जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं, वो उन्हीं की सोच के मुताबिक बना देता है। थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है। थोड़ा धर्म के नाम से बदलिए, इंसानियत के नाम पे आइए। बीमार होते हैं ना, एक्सीडेंट होता है ना, तो वही व्यक्ति का जो खून होता है वो आपके खून में मिला करके चढ़ाया जाता है, वो भी लाल ही है। तो किस कारण से भेदभाव? क्यों? एक एजुकेशन के नाम पे क्यों नहीं एजुकेशन सभी को ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री नहीं दी जाती? ये मेरा मैनिफेस्टो के अंदर पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान में एटलीस्ट मैं सभी सरकार बनेगी या जो अपोजिशन में होगी, क्योंकि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहा हूँ, तो उनको समझा के अच्छी तरह से पूरा संघर्ष करके प्रयास करूँगा कि एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री हो। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि दिल्ली में, भारत की राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी काफ़ी टाइम से हलचल चल रहा है, हर कुछ महीने, कुछ साल में हलचल होती रहती है आम आदमी पार्टी में। पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल हो गया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसके बाद मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर, उनको जेल हो गया। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है उनके सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। एक एडवोकेट के रूप में ये जो पूरा मामला, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब इनका अभी प्रदर्शन हो रहा था, हम गए, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है इंडिया अलायंस से, बीजेपी डर गई है कि ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या है ये जो पूरी, दोनों अपनी बातें रखते हैं दोनों पार्टी, बीजेपी कहती है भ्रष्टाचारी हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि ये हमको फंसाना चाहती है, हमारा जो विकास कार्य है उससे कहीं ना कहीं घबरा गई है, इंडिया अलायंस से घबरा गई। तो एक एडवोकेट के रूप में आपका क्या विचार है इस पूरे मामले पे? देखिए सर, कोई भी काम करना चाहिए तो दिल से करना चाहिए, और उनमें भावना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने दिल को और भावना को और दिमाग को केवल अपने स्वार्थ और अपने लिए सोचें, वो चीज़ गलत है। और उसमें सभी पार्टियां आती हैं,
मैं केवल आपने सीधे ही नाम ले लिया है तो आपने आपका ले लिया, उनके केसेस बता दिए 3 व्यक्तियों के ऊपर, आपने बीजेपी का ले लिया, कांग्रेस का ले लिया, इंडिया को उठा दिया। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि ये लोग धर्म के आधार पे लड़ते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। पब्लिक को समझ आना चाहिए कि सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं किसी को जिताना। उनकी एबिलिटी देखिए ना कि क्या वो काम करने के लायक हैं। मैंने पहले बताया कि अगर लोकसभा एक रिस्पॉन्सिबल सीट है हिंदुस्तान को चलाने के लिए, जहां 543 सीट हैं, तो चांदनी चौक की एक सीट 542 बाकी लोग, मैं वो काम करूंगा जो देश याद रखेगा मेरे जाने के बाद, अगर मुझे वो जिताएंगे तो। इतना भी समझाना चाहूँगा, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। क्या रखा है ज़्यादा पैसा कमाने के अंदर सर? आप लोग खुद क्यों नहीं समझदार बनते कि इतने अपनी आंखों से आप लोग खुद कहते हैं कि करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च कर रहा है एक व्यक्ति, पैसे कहाँ से आए हैं उसके पास? कहाँ गया वो इनकम टैक्स, कहाँ गया वो जीएसटी डिपार्टमेंट? क्यों नहीं ध्यान रखते? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन देखता उसको? फॉर्म तो भरवा लेते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक को भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति निर्दलीय के रूप में आ रहा है और खुद बता रहा है कि वो 2-4 लाख के अंदर ही इलेक्शन लड़ रहा है, उसका क्या खर्चा है, मेरा क्या खर्चा है? मैं सिंपल अपना एक कार्ड, एक कागज़ दे रहा हूँ, खुद लोगों से फेस टू फेस उनके घर जाके, दुकानों पे जाके खुद मिल रहा हूँ, और इतने लाख लोगों से मिलने जा रहा हूँ, लगभग 3 लाख लोगों से, अब तक लगभग 31-32 हज़ार लोगों से मिल चुका हूँ। मेरा बाकी खर्चा होता है, क्या होता है? चाय का, दिल घबराता है उम्र के साथ साथ, लस्सी पी लेता हूँ, भूख लगती है खाना खा लेता हूँ वहीं बैठ के रेस्टोरेंट में, सुबह भी काम करना है, दोपहर को भी, रात को भी, लेकिन कोर्ट भी तो अटेंड करनी है। मैं गलत काम नहीं करूँगा अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं उनके लिए रात को भी पढ़ता हूँ जब केस होता है, उनके लिए केस भी बनाता हूँ, उनके लिए आर्गूमेंट भी करता हूँ, पढ़ना भी है। उसके बावजूद पब्लिक से भी मिलना वो मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैं वो ईमानदारी से सारे काम कर रहा हूँ तो नेचुरली 2 से 4 लाख तो खर्च होंगे ही। मैं अपने साथ किसी 4 व्यक्तियों को नहीं रख रहा, क्यों? मैं किसी को 500-1000 रुपया नहीं दे सकता। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरी खुद सहायता के लिए आ रहे हैं, दे आर वेलकम, दे आर सपोर्टिंग मी, आई एम वेरी हैप्पी कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, मैं जो काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक उसको समझे और दूसरे लोग भी निर्दलीय के लोग में आए, या किसी पार्टी वाले अपने आप को खुद बदलें, इस सिस्टम को बदलें। जैसे फॉरेन कंट्री में डायरेक्ट डिजिटल मीडिया के अंदर, मीडिया के थ्रू आके डिबेट होती है, डायरेक्ट बातें की जाती हैं, मैं उसी चीज को अपना रहा हूं। इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरी सिंपल है, जब मैं गलत काम नहीं करूंगा, गलत रूप से कमाऊंगा नहीं, तो मेरा दिमाग स्थिर रहेगा आपका, तो भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा। जब भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा तो मेरे पे ईडी, सीबीआई, सीआईडी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे ऊपर रेड क्यों करेगा? सिंपल क्वेश्चन। अगर उन पे ये रेड हुई है तो कभी सोचें सर कि पंजाब का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने प्रश्न तो मेरे से पूछ लिया, दिल्ली का लड़ रहे हैं, और भी कई स्टेटों का लड़ने जा रहे हैं, हरियाणा का लड़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर पैसा आ रहा है तो ऐसी पॉलिसी क्यों बना रहे हैं कि शराब के नाम पे लाखों लोगों की मौत हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं, घरों में क्लेश है, इतने केसेस हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों? शराब, कत्था, तंबाकू, इन्हीं के कारण। और ये एक के साथ एक शराब फ्री, व्हाट इज दिस? क्या नॉनसेंस है ये? और ऊपर से हॉस्पिटल इन्हीं लोगों के लिए, क्यों? बाद में लीवर डिसऑर्डर इन्हीं को होंगे, सिरोसिस इन्हीं को होगा। जो पब्लिक को इलाज चाहिए वो पैसा तो इन पे लग जाएगा। कभी ये सोचा? कैंसर होगा, कितने लिमिटेड कैंसर इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर। तो क्यों करप्शन के अंदर ये लोग गए? और करप्शन में है तो देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट बेवकूफ़ डिपार्टमेंट तो है नहीं है, कुछ तो होता है ना, एविडेंस। और जजेस एक इंस्टीट्यूशन है ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, बहुत जुडिशियल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनमें वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए हैं, समझदार बैठे हुए हैं, वकील समझदार कम्युनिटी है। ऐसे गिरफ्तारियां तो नहीं होती। और बुरा ना मानिएगा, अब बड़े बड़े लीडर कोई भी उठा लो, किसी भी पार्टी को उठा लो, गिरफ्तारियां तो हर जगह होती हैं। कितने लोगों पे केस चल रहे हैं। आप ऐसे लोगों को लाते क्यों हैं जो क्रिमिनल हैं? आप ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा क्यों होने देते हैं? क्यों जिताते हैं ऐसे लोगों को? और जो ऑलरेडी क्रिमिनल नहीं भी हो, उनके ऊपर रिपोर्टें कितनी दर्ज हैं? क्या आप पहले चुनाव के अंदर सब लिख के देते हैं मेरे पे इतने मुकदमे चल रहे हैं?
कभी पब्लिक को ये भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हमने ऐसे स्टार्टिंग में सोचा था कि 10-15 मिनट का एक कन्वर्सेशन होगा, बातचीत करते करते समय का पता ही नहीं चला। लगभग मुझे लगता है 20-25 मिनट हो गए होंगे इंटरव्यू के। मैं समझ सकता हूँ हाँ। सर, समझ सकता हूँ। और अब बातचीत करके काफ़ी मज़ा आया इस इंटरव्यू में, और क्योंकि बातें काफ़ी हैं आपके पास और सुनने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, चीज़ें निकल के आ रही हैं अच्छी, काफ़ी नॉलेज है आपके पास। तो फिर इस पॉडकास्ट को अब यहीं विराम देंगे और फिर आपसे मिलेंगे और चुनाव तक बहुत सारी बातें होती रहेंगी ऐसे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जी, इनसे तमाम बातचीत हुई। चांदनी चौक से ये चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 में। आपकी क्या राय है इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरे पॉडकास्ट में? आपको क्या लगता है कैसे उम्मीदवार हैं, इनको कितना समर्थन देना चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथी संभव के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।